दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। एक दिन पहले ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला था। अब बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर कड़ा प्रहार किया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया और वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब एक घोटालेबाज और गुंडों की पार्टी बन चुकी है। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया। उन्होंने इस ऑडियो क्लिप में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान और एक गैंगस्टर के बीच बातचीत होने का दावा किया। बात देख लो, मेरी नजर में देख तो वो है कि गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर है। हाँ हो गया था, बात होगी थी उसकी, शाम में होगा तो ठीक है। फिर क्या कह रहे, हो जाएगा काम? क्या कह रहे हो? हाँ कल करेंगे। वो बात होगी उससे मेरी सुनो, वो बात होगी, वो अभी है नहीं, वो दिल्ली का बाहर था, आ जाओगा वो। इस ऑडियो क्लिप के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गैंगस्टर के साथ मिलकर वसूली कर रहे हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता गैंगस्टर्स के जरिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि यह सब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सहमति से हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि गुंडे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े समर्थक हैं। ऑडियो क्लिप जारी करते हुए बीजेपी ने इस पर केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से जवाब मांगा। अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं, और ये अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता। साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये खुला खेल जो आम आदमी पार्टी के विधायक खेल रहे हैं, निस्संदेह इसमें जांच एजेंसी को तुरंत जांच भी करनी चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो सही जगह इनकी सलाखों के पीछे वहां भिजवाना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि बीजेपी कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल के उठाए गए सवालों से घबराई हुई है और इसी वजह से वो बेतुके आरोप लगा रही है। जो वीडियो क्लिप आज उन्होंने चलाई है उसके ऊपर माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर स्टे लगा रखा है कि ऐसी इस ऑडियो क्लिप को कोई ना चलाए, क्योंकि इसके ये तथ्यों से विपरीत है। दिल्ली में केजरीवाल की रैली में बड़ा हंगामा हो गया। दरअसल एक शख्स ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंक दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स की जमकर पिटाई की है। रहे थे तभी अचानक एक शख्स हाथ में कुछ लिक्विड लेकर के आता है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंकता है। इस दौरान वहां आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने उसकी जमकर के पिटाई की है और इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उसकी दुकान पे मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा हमला किया। उनको रोशन हलवाई की दुकान तक नहीं जाने दिया। कल बुराड़ी में हमला हुआ, कोशिश हुई और आज कोशिश आधी कामयाब हो गई थी। स्पिरिट फेंक दिया गया था, माचिस लगाने की देर थी। ये कौन लोग हैं? तो आरोप यह लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्पिरिट फेंका गया था और माचिस लगाने की देर थी, यानी कि उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर लिक्विड फेंका गया है। और अब बात करते हैं संभल विवाद पर पड़े बड़े सबूत के साथ। सबूत जो ये कहता है कि मस्जिद कभी हरिहर मंदिर था। वो सबूत जो 1500 साल पुराने इतिहास को समेटे होने का दावा करता है। पहला सबूत पुरातत्वविद सुरेंद्र मोहन मिश्र के संग्रहालय में रखे 1.5 से 2000 साल पुराने मंदिर के अवशेष हैं, जो मस्जिद से पहले हिंदू धर्मस्थल की कहानी को बयां कर रहे हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा सबूत है 1968 के गजेटियर मुरादाबाद में विष्णु मंदिर का जिक्र, जिसमें लिखा है कि मुस्लिम शासन से पहले वहां हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा तीसरा सबूत तो खुद मुस्लिम इतिहास पर बड़ी किताब बाबरनामा के पेज नंबर 687 में दर्ज है। इसमें संभल में मंदिर को मस्जिद में बदले जाने की कहानी लिखी हुई है। और इसके अलावा चौथा सबूत है आईने अकबरी किताब के पेज नंबर 281 पर दर्ज इबारत। आईने अकबरी में भी बताया गया है कि संभल में हरिमंडल नाम का मंदिर है। इन सबूतों की तलाश में जी न्यूज संभल की गलियों में होते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर के दावे के सबूत रखे हैं। भगवान विष्णु हरि से मिलती जुलती एक गुप्त काल की लगभग 1500 वर्ष से पुरानी भी एक मूर्ति है। मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल जैसा कि आप देखेंगे पूरी तरीके से ये मूर्ति जो है गुप्त काल की बताई जा रही है और लगभग 1500 वर्ष से अधिक पुरानी है और ये पूरी आकृति जो है भगवान विष्णु से मिलती जुलती हुई है। यानी संभल में खुदाई के दौरान मिली ये वो खंडित मूर्तियां हैं जिनके 2000 साल पुराना होने का दावा है। यानी इन अवशेषों का अवलोकन हो तो शाही मस्जिद में मंदिर के दावे का सच सामने आ जाएगा, क्योंकि मध्यकाल से लेकर शंगु काल तक के अवशेष इस संग्रहालय में रखे हैं, जिनमें भगवान विष्णु की मूर्तियां, टूटा हुआ चक्र और तमाम सबूत। इस पर दिखाना चाहूँगा, देखिए ये एक संभल से प्राप्त किया गया है जो कि बताया जा रहा है कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति का चक्र है जो कि संभल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ऐसे तमाम साक्ष्य हैं और एक बड़ा सबसे साक्ष्य यहाँ पर गुप्त काल की लगभग 1500 वर्ष पुरानी यहाँ पर भगवान विष्णु की आकृति से मिलती जुलती मूर्ति है जो कि ये साबित करती है कि जामा मस्जिद हरि मंदिर था। संग्रहालय में इंसाफ के इंतजार में रखे ये अवशेष आज भी अपनी गवाही का इंतजार कर रहे हैं। वो गवाही जो हरिहर मंदिर के अस्तित्व के जिंदा होने का जरिया बन सके और संभल पर सियासत कर रहे लोगों को एक नया नजरिया दे सकें। तो एक तरफ सबूतों की भरमार तो दूसरी तरफ सियासी रार। आज सपा डेलीगेशन ने संभल जाने की ऐसी जिद पकड़ी कि यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं पर पुलिस का पहरा बिठाना पड़ गया। जैसे तैसे इन नेताओं को संभल जाने से रोका गया, लेकिन सवाल यह है कि संभल जाने की ये कैसी जिद, कैसी जल्दबाजी है। सरकार को ये डर है कि अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ की सही तथ्यों को जनता के बीच में रखेंगे और सरकार जो कह रही है उसके विरुद्ध बातें सही सिद्ध हो जाएंगी तो ये परेशानी बढ़ेगी। यानी विपक्ष संभल का सच उजागर हो जाने की बात कर रहा है या चिंगारी ठंडी होने से पहले फिर भड़काने की तैयारी है, क्योंकि संभल में पहले 30 नवंबर तक नेताओं की एंट्री पर रोक थी, अब उसे बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दिया गया है। प्रशासन का तर्क है कि नेताओं के आने से माहौल बिगड़ सकता है, जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार सच छिपाने के लिए जाने से रोक रही है। लेकिन असली सवाल तो संभल की शांति व्यवस्था का है, उसका क्या? क्योंकि खुद दंगा भड़काने के आरोपी बर्क भी डेलीगेशन के रोके जाने को करतूतों पर पर्दा डालना बता रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, अपनी करतूतों पर पर्दा डालना चाहते हैं। विपक्ष के हम विधायक हैं, सांसद हैं और जो नेता प्रतिपक्ष है, कैसे आप रोक सकते हो उनको? दरअसल सरकार ने संभल जाने के ऐलान के बाद ही एक्शन शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को पुलिस ने रोक लिया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सांसदगण हरेंद्र मलिक, इकरा हसन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जबकि बर्क को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। यानी पहले पुलिस ने पत्थरबाजों से संभल को बचाया और अब सियासी चिंगारी न भड़के तो विपक्षी नेताओं पर स्ट्राइक हुई, ताकि संभलते संभल में दोबारा चिंगारी न भड़कने पाए। संभल पर सियासी मर्यादा खोता विपक्ष अब पुलिस की तुलना जनरल डायर से करने लगा है, तो पत्थरबाजों पर एक्शन की तुलना जलियांवाला बाग से की जाने लगी। यानी सपा नेताओं की नजर में संभल के कप्तान जनरल डायर से भी क्रूर हैं। कम से कम सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान से तो ऐसा ही लगता है। ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, बल्कि ये हक और नाहक, इंसाफ और गैर इंसाफी, नाइंसाफी और जुल्म का मसला है और पुलिस वर्सेस जनता का झगड़ा है। पुलिस ने जो बर्बरता की है तो जनरल डायर की रूह भी कांप जाती होगी। यानी सपा सांसद नदवी संभल में जलियांवाला बाग जैसा कांड देख रहे हैं। पत्थरबाजों पर कार्रवाई कानून राज नहीं, उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का जनरल डायर नजर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं जब ये नेता मस्जिद की लड़ाई की तुलना स्वतंत्रता संग्राम से करने लगे। पुलिस ने जो बर्बरता की है तो जनरल डायर की रूह भी कांप जाती होगी। जिस तरह से बच्चों के चेहरों को कुचला गया है,
जिस तरह से लाठी मार के गिराकर बाद में गोलियां मारी गई हैं, उस सब की वीडियो लोगों के पास मौजूद है। और वो जब ये नेट वगैरह खुलेगा वहाँ पर तो मंजरे में आम पर आएंगी और उनके खिलाफ जिन्होंने ज्यादतियां की हैं, जुल्म किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जरा सोचिए, अगर कानून के रखवालों पर सवाल करना ही सियासत है, तब तो किसी भी घटना पर कोई कार्रवाई ही न हो। कहाँ तो बात शांति व्यवस्था की करनी चाहिए, अमन चैन पर चर्चा होनी चाहिए। कहाँ मोहिबुल्लाह नदवी जैसे नेता संभल में जनरल डायर की आत्मा तलाश रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, बल्कि ये हक और नाहक, इंसाफ और गैर इंसाफी, नाइंसाफी और जुल्म का मसला है। और पुलिस वर्सेस जनता का झगड़ा है। पुलिस ने जो बर्बरता की है तो जनरल डायर की रूह भी कांप जाती होगी। संभल के मुद्दे पर अब भड़काऊ भाईजान खुलकर सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र में AIMIM के एक नेता ने न सिर्फ मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की, बल्कि हिंदुस्तान का इतिहास बदलने की धमकी दे डाली। यानी संभलते संभल पर सोच समझकर ऐसे बयान देने का ट्रेंड चल पड़ा है, जिससे संभल क्या पूरे हिंदुस्तान के अमन चैन को ये कट्टरपंथी टारगेट कर सके। हम मिट जाएंगे, कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। और इनकी सोच जो चल रही है इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस पर अमल पैरा है। आज नंबर हमारा है तो कल तुम्हारा, और फिर तीसरा और चौथा इसी नंबर लगेंगे। बात यही खत्म नहीं हुई। बोलते बोलते भड़काऊ भाईजान तो सीधे हिंदुस्तान के अमन चैन को ही चुनौती दे गए। हमारी अकीदत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। 2 रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेंगे, ठीक है, रोजगार नहीं है, रोजे रखकर जिंदगी गुजार लेंगे। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन खुदा की कसम, अगर तुम हमारी मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को छीनने की कोशिश करोगे सीलिंग का बहाना देकर, तो याद रखो हम मजबूर नहीं है, हम निकलेंगे और हिंदुस्तान की तारीख में फिर एक सैलाब आएगा। भड़काऊ बयान देने वाले ये जनाब सैयद मोइन हैं, नांदेड़ जिले में ओवैसी के नेता, जिनका काम ही जहर जैसी बातें उगलना है। बीजेपी के गुंडे, RSS के गुंडे वहां पर नारे लगाते हुए संभल के पीसफुल और शांतिफुल माहौल को आज उनकी दरगाह में भी शीलिंग नजर आ रहा है। पता नहीं उनको शीलिंग कहाँ नजर आ रहा है। सैयद मोइन अपना ये भड़काऊ भाषण कलेक्ट्रेट परिसर में दे रहे थे। हैरत की बात है कि महाराष्ट्र प्रशासन ने ऐसे भड़काऊ नेताओं को ना तो रोका, ना ही कोई कार्रवाई की, क्योंकि इस तरह के बयान संभल पर सियासत के अलावा कुछ और नहीं है। संभल में दोबारा सर्वे का बहाना बनाकर कट्टरपंथी और विपक्ष दोनों पत्थरबाजी को सही ठहराने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की एक चिट्ठी से यह सच भी सामने आ गया कि सर्वे दोबारा क्यों करना पड़ा। इस चिट्ठी में परत दर परत हर उस सवाल का जवाब दर्ज है जिसके चलते शाही जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे की जरूरत पड़ी। उसके कारण और वजह समझना बेहद जरूरी है। दावा है कि पहले सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर और बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। लगातार हो रही नारेबाजी के चलते सर्वे करने में दिक्कत हुई। इसके अलावा मस्जिद के अंदर काफी अंधेरा था, जिससे वीडियो और फोटोग्राफी में दिक्कत आ रही थी। तीसरी वजह यह थी कि मस्जिद के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई थी। असर यह हुआ कि मस्जिद कमेटी ने सर्वे रुकवा दिया था। यानी महज 1.5 घंटे में तमाम चुनौतियों के बीच सर्वे पूरा कर पाना लगभग असंभव था। लिहाजा दोबारा सर्वे की जरूरत पड़ी। हिंदू पक्ष के वकील का बयान भी इस दावे की पुष्टि करता है। 19 तारीख को भी जब हम वहाँ पे सर्वे करने गए थे, तब भी वहाँ पे ऐसे हालात थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। हमें बोला जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम इस भीड़ को नहीं रोक पाएंगे। वहीं जामा मस्जिद को लेकर ASI ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। ASI के हलफनामे में बताया गया है कि जामा मस्जिद 1920 से ASI संरक्षित इमारत है। मस्जिद कमेटी के ऐतराज की वजह से वहां मुआयना करना हमेशा कठिन रहा है। जब जब मस्जिद के निरीक्षण के लिए ASI गई, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 25 जून 2024 को जब ASI ने निरीक्षण किया तो पता चला कि स्थानीय मस्जिद कमेटी ने इस संरक्षित स्मारक के स्वरूप में कई बदलाव किए हैं। बहरहाल कोर्ट कमिश्नर के दावे और ASI के हलफनामे से ये तो साफ हो चुका है कि मस्जिद का दोबारा सर्वे क्यों करना पड़ा। अब सवाल ये है, क्या विपक्ष दोबारा सर्वे के बहाने सियासी रोटियां सेंकना बंद करेगा या बयानबाजी ऐसे ही जारी रहेगी। यूपी बीजेपी 2027 की तैयारियों में जुट गई है। रणनीति के साथ कैडर को संदेश देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। यानी वो संदेश जिसे अब जीत की गारंटी माना जाने लगा।
या फिर यूं कहें कि जीत का वो मंत्र जिसने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बाजी पलट दी। यूपी उपचुनाव में भी जिस नारे के दम पर 7 सीटों पर कमल खिला, 2027 में भी टीम योगी का यही मूल मंत्र रहने वाला है। तो 2027 की जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है और सीएम योगी ने अपनी बैठक में साफ कर दिया है कि इसी नारे के साथ 2027 की जो पटकथा है वो इसी नारे के साथ आगे लिखी जाएगी। बटोगे तो कटोगे का नारा सियासत में एक ऐसा नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि जिसमें राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और बीजेपी की विचारधारा तीनों के संदेश छिपे हैं। शायद यही वजह है कि योगी ने अब अपने मंत्रियों के इसी नारे के साथ जन जन तक इस मंत्र को पहुंचाने का आह्वान किया। यानी 2027 का बिगुल बज चुका है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन नारों ने जन जागरण का काम किया है, जन चेतना को जगाने का काम किया है। तो इस रोड मैप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी। विधानसभा के चुनाव में पहली बात तो जो कटेंगे बटेंगे नारा है, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये घोर इतिहास में नेगेटिव नारों में लिखा जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू ऐसे नहीं हैं। आप एक करने की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप बेटियों का उसका भी रिश्ता करेंगे? यानी बीजेपी रण में उतर चुकी है। इस बार 80 बना 20 मामला नहीं, बल्कि मुद्दा सीधा सीधा है। बंटोगे तो कटोगे। जीत के इसी मंत्र के दम पर बीजेपी यूपी में भगवा लहराने की तैयारी कर चुकी है, जबकि विपक्ष अब भी संभल के मुद्दे में उलझा है। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार गठन की सियासी पहेली खत्म नहीं हो रही है। अब तो एकनाथ शिंदे भी महायुति के बाकी नेताओं से दूरी बनाने लगे, जिस पर विपक्ष ने चुटकी ली है। क्योंकि महाराष्ट्र में जीत की जलेबी जरूर बनी, लेकिन सीएम फेस पर फैसला इसी जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है। 2 दिन पहले अमित शाह के साथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को सत्ता में हिस्सेदारी के लिए फॉर्मूला भी तय हो गया, लेकिन जमीन पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या सीएम फेस पर शिंदे अड़ चुके हैं? क्या शिंदे की शर्तों पर फैसला अधूरा है? तो फिर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि शिंदे गुट के नेता दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद का ऑफर कबूल नहीं करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। शिंदे गुट का इशारा साफ है, मुख्यमंत्री से कम पर बात नहीं बनेगी। और इस हलचल के बीच वो तस्वीर भी सामने आ गई जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री दिखाया गया और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक दिया। वहीं सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर महाविकास अघाड़ी लगातार महायुति पर निशाना साध रही है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। पेंच महायुति में सीएम फेस पर फंसा है और मौका अघाड़ी को मिल चुका है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, 1 हफ्ता बीत गया, महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री कब मिलेगा? एक बड़ी खबर आ रही है, बदायूं मस्जिद केस पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। 2002 में कोर्ट में केस किया गया था, अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई सरकार के अधीन काम करती है। ओवैसी ने लिखा है कि बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2002 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने फरमानों के चलते आए दिन सुर्खियों में रहती है। इस बीच एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया। शिमला में सरकारी बस में डिबेट सुनने को लेकर ड्राइवर और कंडक्टर से एचआरटीसी प्रबंधन ने जवाब मांग लिया है।
ये मामला इस माह का बताया जा रहा है। दरअसल हिमाचल रोडवेज की बस संजौली जा रही थी। आरोप है कि बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें राहुल, अखिलेश समेत कई नेताओं का नाम आ रहा था। आरोप है कि इन सभी नेताओं के खिलाफ वीडियो में दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायत में ये भी कहा गया है कि किसी भी राजनेता के खिलाफ ऐसी डिबेट का ऑडियो चलाना उचित नहीं है। नोटिस में ये कहा गया था कि ये ड्राइवर और कंडक्टर का फर्ज था कि वो सरकारी गाड़ी में ऐसे आपत्तिजनक वीडियो पर रोक लगाएं। जिस मामले को लेकर एक जांच बिठाई जाती है, हालांकि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये मामला चर्चाओं में है और सवाल भी सरकार पर उठाए जा रहे हैं। विपक्ष भी इस मामले को लेकर जोरदार तरीके से सरकार को घेर रहा है। हालांकि अब हिमाचल रोडवेज की तरफ से इस पर सफाई आई है। उस कंप्लेंट में जो भी एलिगेशन था वो निराधार पाया गया और कंप्लेंट बंद कर दी गई। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि वो बस में चल रही थी और बस सरकारी है, इसलिए ये आदेश दिए गए हैं चालक और परिचालक को, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को, कि क्योंकि सरकारी बस थी और ये सरकारी नियमों का उल्लंघन है कि आप बस के अंदर जो है इस तरह का डिबेट नहीं सुन सकते। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी चर्चा में रहा। अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि राजधानी भोपाल में मिंटो हॉल के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही इस पोस्टर के जरिए ये संदेश दिया गया कि बांग्लादेश वाली गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। भोपाल के मिंटो हॉल के बाहर दो तरह के पोस्टर लगे हैं। एक पोस्टर लगा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड हटाओ और देश बचाओ। दूसरा पोस्टर भी अब यहाँ पर लग चुका है। ये देख सकते हैं आपके मिंटो हॉल के बाहर ये दूसरा पोस्टर लगा है। भोपाल में ही एक पोस्टर और लगाया गया। ये पोस्टर वक्फ बोर्ड के खिलाफ था। इस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड हटाओ, भारत बचाओ। हालांकि इन पोस्टरों को किसने लगाया इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पोस्टर देखते ही हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की। वक्फ बोर्ड हटाइए, देश को बचाइए, कल इस पे कब्जा हो जाएगा, इस पे दावा हो जाएगा बड़े तालाब पे, वक्फ बोर्ड की जमीन है। बिरला मंदिर पे दावा हो जाएगा, वक्फ बोर्ड की जमीन है। हालांकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ पोस्टर लगने की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वो तुरंत वहां पहुंची और पोस्टर को हटा दिया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। शिमला की अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में नगर निगम कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नगर निगम के आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील की गई थी कि जिस व्यक्ति ने नगर निगम कोर्ट में खुद ही मस्जिद तोड़ने पर सहमति दी है, वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ये दलील काम नहीं आई और अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा। यानी अब ये तय है कि संजौली मस्जिद के 3 अवैध मंजिलें गिराई जाएंगी। दरअसल कांग्रेस के एक विधायक ने संजौली मस्जिद पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने को स्वीकृति दी थी। कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब मस्जिद की मंजिलों को गिराने का काम शुरू किया जा सकेगा। भारत के बाद अब नेपाल में भी लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकियां मिलने लगी हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के नाम से धमकियां देने वाले एक शख्स को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये शख्स भारत और दुबई के नंबरों से नेपाल के उद्योगपतियों और बैंकर्स से रंगदारी मांगता था। नेपाल पुलिस ने हरिचंद्र पुंयाल उर्फ नवीन प्रधान को गिरफ्तार किया है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां देता था। नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो के मुताबिक आरोपी हरिचंद्र पुंयाल झापा नेपाल का रहने वाला है। पुंयाल नेपाल और भारत के कई लोगों को धमका चुका है और लोगों से पैसे भी ऐंठता था। नेपाल की केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने इस मामले की पुष्टि की है। नेपाल केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने सर्विलांस एंड इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी हरिचंद्र पुंयाल उर्फ नवीन प्रधान को चाराली से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि लॉरेंस गैंग के नाम पर कारोबारियों को धमकी दी जा रही थी। हालांकि गिरफ्त में आए आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि वो पहले भी विभिन्न अपराधों में शामिल था और फरार था। उसके पास से वीवो और रेडमी कंपनी का सेल फोन भी बरामद हुआ है। फिलहाल अभी जांच चल रही है। गुजरात एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक भारतीय को अहमदाबाद एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दीपेश गोहेल नाम के शख्स को द्वारका के ओखा से अरेस्ट किया गया।
आरोप है कि दीपेश कोस्ट गार्ड की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजता था। वो कोस्ट गार्ड के जहाजों की मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को भेजता था। 33 वर्षीय आरोपी दीपेश गोहेल संविदा कर्मचारी है। हैरानी की बात यह है कि उसे खुफिया जानकारी भेजने के एवज में प्रतिदिन महज 200 रुपए मिलते थे। दीपेश गोहेल फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में आया और उनके फोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान के तरफ से बात कर रही है। वो जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है। गुजरात एटीएस ने जांच में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक दीपेश कोस्ट गार्ड जेटी के पास 3 वर्षों से वेल्डिंग का काम करता था। उसकी फेसबुक पर पाक एजेंट साहिमा से दोस्ती हुई, दोनों में संपर्क बढ़ा, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। पाकिस्तानी एजेंट ने भारत विरोधी जानकारी मांगी और दीपेश ने जानकारी दी। खुफिया जानकारी के एवज में दीपेश को रोज 200 रुपए मिलते थे। अलग अलग तरीकों से 42,000 रुपए का भुगतान किया गया। पाकिस्तानी महिला एजेंट के पास भारतीय मोबाइल नंबर था, जिसके जरिए वो संपर्क करती थी, लेकिन गुजरात एटीएस ने खुफिया सूचना के आधार पर सर्विलांस लगाकर जांच की तो आरोपी के मोबाइल और आईपी एड्रेस से कई खुलासे हो गए। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। अवैध हथियारों का यह जखीरा घरिंडा के पास नूरपुर से बरामद किया गया है। अवैध हथियारों के इस जखीरे में पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुई है। पकड़े गए हथियार तस्कर पाकिस्तान से तस्करी किए गए हथियारों की खेप दूसरे ऑपरेटिव को सौंपने के लिए इंतजार कर रहे थे। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट भी किया है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मामले में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब तस्करी के इस नेटवर्क के पिछले और बाद के संबंधों का पता लगाने की जांच कर रही है। इस छापेमारी में जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें 4 ग्लॉक पिस्टल मेड इन ऑस्ट्रिया, 2 तुर्की की 9mm पिस्टल, 2 एक्स शॉट जिगाना .30 बोर पिस्टल और 10 राउंड गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हथियारों की तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई अमृतसर पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे सुरक्षा बलों को पाकिस्तान से अवैध हथियारों की आपूर्ति को रोकने में मदद मिल सकती है। खालिस्तानी चरमपंथियों के सामने कनाडा एक बार फिर झुक गया, जिसका ताजा उदाहरण खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला की रिहाई है। कनाडा की एक कोर्ट ने हाल ही में गिरफ्तार हुए खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को जमानत दे दी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। अर्श डल्ला को $30,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को होगी। खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाल रहे अर्श डल्ला को कुछ समय पहले ही कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कनाडा की पुलिस को उसके पास से कई हाईटेक हथियार भी मिले थे। सूत्रों के मुताबिक अर्श डल्ला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सीधे संपर्क में भी था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के प्रत्यर्पण की मांग करने की योजना बना रही थी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में इसकी जानकारी भी दी थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद अर्श डल्ला ही आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स को लीड कर रहा है। डल्ला ने निज्जर के साथ मिलकर अपने स्लीपर सेल नेटवर्क के जरिए पंजाब में टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग के लिए जबरन वसूली जैसे कई अपराधों को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कई मामलों में फरार चल रहे सोनू मटका गैंग के खास सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अजय उर्फ विजय उर्फ बाबू है और कई मामलों में उसकी तलाश थी। अजय उर्फ विजय उर्फ बाबू पर दिल्ली के करोल बाग में 1.5 करोड़ की डकैती, जबकि लाहौरी गेट में 34 लाख की डकैती का आरोप है। वो सोनू मटका गैंग का दाहिना हाथ था। शकरपुर हत्याकांड में सजा काट रहा था, जो 2020 में पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। आरोपी पर 1.5 लाख रुपए का इनाम था। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगी हुई थी और इसमें उसे सफलता भी मिली। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के गाजीपुर मंडी से उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पार्किंग में आग लगने की वजह से करीब 200 बाइक्स जल गईं। बताया गया कि कैंट रेलवे स्टेशन के GRP थाने के पास पार्किंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। यह आग तेजी से फैली और वहां खड़ी करीब 200 से ज्यादा बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया।
जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के काम में दमकल की गाड़ियां जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस आग में 200 से ज्यादा कई साइकिलें जलकर राख हो चुकी थी। अभी तक तो जो जानकारी लग रही है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, बाकी आग को बुझा दिया गया है। काफी गाड़ियां थी जो जल गई हैं। आग बुझने के बाद भी पुलिस वाले वहां मुआयना करते दिखाई दिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि आग पूरी तरह से बुझ गई है। आग में जो गाड़ियां जली वो रेलवे कर्मचारियों की थी, क्योंकि इस पार्किंग में रेल कर्मचारी ही अपने वाहन खड़े करते थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा है। अब इस्कॉन से जुड़े भक्तों के लिए एक खौफनाक वीडियो सामने आया। कट्टरपंथी हाथ में तलवार लेकर हिंदुओं को गला काटने की धमकी दे रहे हैं। इन तीनों कट्टरपंथियों को जरा गौर से देखिए और इनके हाथ में थमी तलवार को भी देख लीजिए। ये कट्टरपंथी खुलेआम जोर जोर से धमकी दे रहे हैं कि अगर इस्कॉन की कोई गतिविधि दिखी, इस्कॉन से जुड़ा कोई हिंदू दिखा तो उसका गला काट दिया जाएगा। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिरों पर हमले कर रही है। बिना किसी वारंट के इस्कॉन के संतों की गिरफ्तारी अभी भी जारी है, लेकिन अफसोस इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़े शब्दों में निंदा की है। आरएसएस ने कहा है कि इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले अमानवीय और अत्यंत चिंताजनक हैं। बांग्लादेश सरकार और अन्य एजेंसियां इसे रोकने की जगह केवल मूक दर्शक बनी हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद होने चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में वैश्विक प्रयास करे। आरएसएस ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। चक्रवाती तूफान फेंगल तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में तबाही मचा रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा शक्तिशाली तूफान आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ चुका है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके सामने टिक पाना नामुमकिन है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में फेंगल तूफान की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई से लेकर राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। चेन्नई एयरपोर्ट से 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन सेवाओं को तत्काल रोक दिया गया है। मद्रास यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं को टाल दिया गया। तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। IT कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। इस तूफान पर सरकार लगातार निगरानी कर रही है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बताया गया है कि चक्रवात आज रात तट को पार कर जाएगा। इस दौरान प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चल रहा है और राहत शिविर भी बनाए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि फेंगल तूफान का असर दिल्ली NCR में बहुत कम देखने को मिलेगा। कोई खास डीप पश्चिम विक्षोभ नहीं है। इसके कारण से हमारी उम्मीद है कि दिल्ली का वेदर में खास चेंज नहीं आएगी। मैंने जैसे बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ सकती है, मगर वो नो लार्ज चेंज के अंदर रहेगी। लेकिन जो तस्वीर तमिलनाडु से आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि तेज हवा के चलते पेड़ उखड़ चुके हैं, लोग घरों में कैद हो चुके हैं और इस तूफानी बारिश में तमिलनाडु के लोगों को 2 से 3 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने घंटों तक पूछताछ की। शुक्रवार सुबह बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा के घर पर ईडी की टीम ने दस्तक दी। घर और दफ्तर की जांच पड़ताल की गई। माना जा रहा है कि ये रेड कथित तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अश्लील सामग्री के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है। ये रेड पोर्नोग्राफी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर हुई है। राज कुंद्रा के पॉन साम्राज्य पर ईडी की रेड 24 घंटे तक चली। ईडी की टीम ने 19 ठिकानों पर 29 नवंबर की सुबह एक साथ रेड की थी, जो कि आज भी जारी रही। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच का मुख्य फोकस राज कुंद्रा की कंपनी के खातों में अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर करने पर है। राज कुंद्रा ने फरवरी 2019 में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम प्राइम मीडिया था, जिसने हॉट शॉट्स नाम का एक ऐप डेवलप किया था। हॉट शॉट्स ऐप पर दिखाने के लिए एडल्ट फिल्में बनाई गई थी और ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप था।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि हॉटशॉट्स ऐप को बाद में एक यूके बेस्ड कंपनी कैनरीन को बेच दिया गया था और कैनरीन के प्रमोटर प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के रिश्तेदार हैं। यही नहीं, यूपी के कुशीनगर में भी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा मामले में ईडी ने छापा मारा। आरोप है कि पडरौना निवासी अतुल श्रीवास्तव के खाते में लेन देन की गई है। गोरखपुर में अतुल श्रीवास्तव को हिरासत में लेने की भी सूचना है। माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुड़ने के बाद राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रिटेन की सेना में पंजाब के नौजवान ने भारत का डंका बजा दिया है। पंजाब के बरनाला के गांव पंडेरी का बेटा ब्रिटेन की आर्मी में भर्ती हुआ है, जिसके बाद उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार और गांव के लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। उनके बेटे ने ब्रिटेन में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। हल्का महलकला के गांव पंडोरी का दविंदर सिंह बोपाराय 1.5 साल पहले स्टडी वीजा पर इंग्लैंड गया था। वहां पर फौज की भर्ती शुरू हुई तो देवेंद्र सिंह ने भी अप्लाई कर दिया और आर्मी टेस्ट पास करने के बाद उसका सिलेक्शन इंग्लैंड की आर्मी में हो गया। अब बेटे की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार और गांव खुश है। दविंदर सिंह के परिवार वालों को बधाई देने का सिलसिला थम नहीं रहा। उसकी इस उपलब्धि पर पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। आपने अपराधियों पर घोषित इनाम के बारे में तो सुना ही होगा। कई मोस्ट वांटेड अपराधियों पर तो इनाम लाखों करोड़ों में भी होते हैं, लेकिन एमपी के इंदौर में 2 बदमाशों की इनाम की औकात सिर्फ 1 रुपए है। इंदौर पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी ये प्रेस नोट देखिए। अब इस प्रेस नोट पर इनाम की राशि भी देखिए, महज 1 रुपया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिन 2 बदमाशों तबरेज और सौरभ के लिए ये इनाम है, वो दोनों वांटेड अपराधी हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये पोस्टर 29 नवंबर को जारी किया गया है, जो इस समय जमकर वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं एमपी में 2 कौड़ी के बदमाश हैं। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े लोगों को धमका रहे हैं। ताजा मामला एक डॉक्टर से जुड़ा है, जिन्हें क्लिनिक में घुसकर धमकी दी गई और डॉक्टर के सीने पर चाकू रखकर डराने लगा, जिससे डॉक्टर दहशत में आ गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हिस्ट्री शीटर को पुलिस पकड़ नहीं पाई। मैं पहले दिन तो मैं घबरा गया बुरी तरह, चाकू वगैरह मेरे सीने पर लगा दिया और उसका वीडियो मेरे पास है। मैंने और उसके बाद फिर मैं 27 तारीख को कंकू थाना रिपोर्ट करने FIR करी। अब पुलिस प्रयास कर रही है उसे पकड़ने का, लेकिन आज 29 तारीख तक उसे अभी पकड़ा नहीं गया। डॉक्टर ने जो बातें कही उनकी तस्दीक करती तस्वीरें देखिए। कुर्सी पर डरे सहमे बैठे ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें धमकी मिली है, और जो शख्स उनके सामने खड़ा है वो पेशेवर अपराधी है। डॉक्टर के सीने पर चाकू रखकर धमका रहा ये हिस्ट्री शीटर इतना बेखौफ है कि पुलिस और कानून का इसे कोई डर ही नहीं है। अब धमका रहा था कि टैक्स बिना पैसे के लिए यही कर रहा होगा, कुछ भी कर सकता है, गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, सबके हमारे पास वीडियो है। पुलिस भी ये बात मानती है कि धमकी देने वाला खतरनाक अपराधी है, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं कि ऐसा अपराधी अब तक आजाद क्यों घूम रहा है। आरोपी है, उसका काफी आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्य करते हुए धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है और उसकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी घटना के कई दिन बाद भी पुलिस का हर जवाब फ्यूचर टेंस में है, होगा, किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, किया क्या, ये बताने वाला कोई नहीं। लिहाजा पीड़ित डॉक्टर खुद अपनी जान की हिफाजत करे। जब सूबे में लड़ने के लिए विपक्ष ना बचे, जब सत्ता सालों तक एक ही दल में रहे, तब वो दौर भी आ जाता है जब माननीय आपस में ही लड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां मोहन के मंत्री के सामने उनके पूर्व विधायक को पीट दिया गया। यानी पीटने वाले भी बीजेपी के और जिसे पीटा वो भी बीजेपी का। जरा मंच पर माला पहनते नेताजी और मंत्री जी को गौर से देखिए। पीली माला और सदरी पहने ये पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान हैं। पहले मंच पर सम्मान हुआ, फिर मंच से उतरते ही कहानी बदल गई। नेताजी जैसे ही मंच से उतरे, उन पर हमला हो गया। कुछ लोग आगे से आए और कुछ लोगों ने पीछे से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। पूर्व विधायक और वहां खड़े मौजूदा मंत्री जब तक कुछ समझ पाते, कांड हो चुका था। फिर क्या बात के लिए बचा, बस हटो, बचो और शांत रहो। जानकारी के मुताबिक जिस स्वागत समारोह में पूर्व विधायक जी पहुंचे थे, वहां उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, लेकिन बिन बुलाए पहुंचे भी, माला भी पहनी। आरोप है कि इसी के खुन्नस में नेताजी के सम्मान पर चोट की गई। स्वागत समारोह के बाद बहादुर सिंह चौहान जैसे ही मंच से नीचे उतरे तो कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाद बहादुर सिंह चौहान और प्रताप सिंह आर्य के समर्थक आमने सामने भी हुए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया।
यूपी के गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में अचानक लिफ्ट फंस गई, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं समेत 7 लोग अंदर ही फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया, क्योंकि लिफ्ट के अंदर फंसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। मेंटेनेंस स्टाफ के साथ साथ वहां रह रहे लोग भागे भागे वहां पहुंचे और लिफ्ट के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। दरअसल ग्राउंड फ्लोर से ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए कुछ लोग लिफ्ट में सवार हुए, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये लिफ्ट पहली मंजिल के पास ही फंस गई। लोगों ने जैसे तैसे लिफ्ट के दरवाजे को तो खोल दिया, लेकिन चूंकि लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच में फंसी हुई थी, इसलिए उसके अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई, जिसके बाद लोगों ने एक कुर्सी मंगवाई ताकि उस पर पैर रखकर लोग बाहर आ सकें। कुर्सी आने के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से एक-एक कर बाहर खींच लिया गया। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि ये लिफ्ट काफी पुरानी है और अक्सर खराब होती रहती है। फिलहाल लिफ्ट में फंसे लोगों ने बाहर आने के बाद राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के दमोह से एक तस्वीर सामने आई जो काफी सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि सरकारी दफ्तर में अमूमन रिटायरमेंट पर कर्मियों को विदाई होती रहती है, लेकिन वेद मंत्रों के साथ पहली बार किसी की विदाई हुई है। जहां सहायक ग्रेड 3 की क्लर्क के रिटायरमेंट पर सरकारी दफ्तर भक्तिमय नजर आने लगा। फूलों की माला के साथ 11 पंडितों ने एक साथ वैदिक मंत्रोच्चारण किया। शकुन श्रीवास्तव, जो पिछले 30 सालों से दफ्तर में अपनी सेवाएं दे रही थीं, अपनी ईमानदार और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। उनके सम्मान में सहकर्मियों ने खास विदाई समारोह का आयोजन किया। बताया गया कि शकुन श्रीवास्तव दूसरे कर्मियों के लिए भी ईमानदारी और निष्ठा की मिसाल रही। ऐसे में उनकी विदाई को खास बनाने के लिए 11 पंडितों को बुलाया गया और वेद मंत्रों के साथ उन्हें विदाई दी गई, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कार्यक्रम में एसडीएम, तहसीलदार के साथ तमाम अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने शकुन श्रीवास्तव की जमकर तारीफ की, क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकारी दफ्तर में वक्त पर काम और ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई दूसरा रूप नहीं होता। सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं, फिर चाहे इंसान हो या जानवर। जरा इस वीडियो को देखिए, जरा इस फीमेल डॉगी को देखिए। निसंकोच बिल्ली के बच्चे पर अपना दुलार उड़ेल रही है। बिना किसी संकोच के ये बिल्ली के बच्चों को दूध पिला रही है, और बिल्ली के ये बच्चे भी फीमेल डॉगी को ही अपनी मां समझ बैठे हैं। ये देखिए, दूध पीने के बाद बिल्ली के बच्चे फीमेल डॉगी के ऊपर बैठ गए, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में बैठता है। ये वीडियो जलपाईगुड़ी के बालापारा का है। जानकारी के मुताबिक चंद्र रॉय के घर में एक फीमेल डॉगी और एक बिल्ली थी, लेकिन बच्चों को जन्म देने के बाद बिल्ली मर गई और तब से इस फीमेल डॉगी ने बिल्ली के बच्चों को अपना लिया और इन्हें वो सारा प्यार और दुलार दे रही है जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। वाकई ये मार्मिक वीडियो दिल को छू लेने वाला है। रामनगरी अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए निकली राम बारात का जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। राम बारात जब बिहार की राजधानी पटना के बिहटा पहुंची तो लोग वहां राममय हो गए, और राम लक्ष्मण बने कलाकारों को लोगों ने कंधे पर उठाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए माचा स्वामी आश्रम में विराजमान किया, जहां बारात का फूल बरसाकर स्वागत किया गया और उनकी आरती उतारी गई। राम बारात को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राम बारात के साथ चल रहे राम रथ का भी लोगों ने स्वागत और सम्मान किया। राम रथ पर भगवान श्री राम की मूर्ति को विराजित किया गया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने भगवान के स्वागत में मंगल गीत भी गाए। राम बारात आने से इतनी हर्षोल्लास खुशी है कि आज मुझे साक्षात पता लगता है कि भगवान स्वयं यहाँ पर धारे हुए हैं और यहाँ पर सभी माताएं बहनों की बहुत फूलों से और मंगल गीत गा के और आरती उतार कर उनको स्वागत किया। 26 नवंबर को अयोध्या से राम बारात निकली है और ये यात्रा 3 दिसंबर को नेपाल के जनकपुर में माता सीता के धाम पर पहुंचेगी और 6 दिसंबर को भव्य राम विवाह होगा। विवाह के बाद 9 दिसंबर को अयोध्या के लिए वापसी होगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 4 महीने बाद पैराग्लाइडिंग फिर से शुरू हो गई, जिससे कुल्लू घाटी की वादियों में रौनक एक बार फिर से लौट आई और कुल्लू घाटी सैलानियों से गुलजार हो गई।
साथ ही पैराग्लाइडिंग शुरू होने से पर्यटकों का रोमांच और बढ़ गया। यहां के आसमान में सतरंगी पैराग्लाइडिंग के साथ सैलानी लुत्फ उठाते नजर आए। कुल्लू शहर के ऊपर हवा में उड़ते हुए मानव परिंदे हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते दिखाई दिए। पर्यटक पीस की साइड से उड़ान भर रहे हैं और कुछ ही मिनटों की उड़ान के बाद वे ढालपुर के मैदान में लैंडिंग भी करते दिखे। दरअसल कुल्लू में दशहरा उत्सव के चलते सितंबर में भी कुछ ही दिन पीजी साइड से पैराग्लाइडिंग हुई थी। पीजी साइड का लैंडिंग पॉइंट ढालपुर मैदान में है। ऐसे में दशहरा की तैयारियों के चलते ये साइट बंद करनी पड़ी थी। कारण ये था कि ये जो हमारी लैंडिंग साइट है, ये जो दशहरा ग्राउंड था, ये बिजी थे, तो इस दौरान जो है हम पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए यहाँ पर। तो ये जो पैराग्लाइडिंग है ये 4 महीने के बाद अब शुरू हुई है। पैराग्लाइडिंग शुरू होने से पर्यटकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।